इन ऑल फील्ड, हर चीज़ में, चाहे मिलिट्री हो, चाहे कोई भी फील्ड, टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो। यूएसए ने दिसंबर 1941 के बाद वर्ल्ड वार 2 में ज्वाइन किया था, ठीक है, जिसको बोला गया पर्ल हार्बर, ठीक है। अब जब तक यूएसए नहीं था, यूरोप का बैंड बजा हुआ था, ठीक है, क्योंकि हिटलर और यूरोप का लड़ाई चल रहा था ना, ठीक है। तो हिटलर जब तक पार्ट नहीं था उसका, मतलब यूएसए जब तक नहीं आया था, तब तक तो हिटलर सबको एकदम परेशान करके रखा हुआ था, ठीक है। और इंग्लैंड का अपना वार चल रहा था, बैटल ऑफ ब्रिटेन, तो सब परेशान था, ठीक है। अब यूएसए का आना उस वार में, वर्ल्ड वार 2 में, वर्ल्ड वार 2 में काफ़ी लेट ज्वाइन किया था यूएसए, ठीक है। तो यूएसए का आना गेम चेंजर था। लेकिन अब यूरोप को बोला कि मैं आ जाऊँ, तो यूरोप तो खुश हो गया कि हाँ भाई आ जाओ, तुम नहीं आएगा, तुम, ये लोग तो ऐसे ही बैंड बजा रहा है हिटलर, ठीक है। तो वो बोला कि मैं आऊँगा, लेकिन मेरा टर्म्स एंड कंडीशन है, तभी आऊँगा, ठीक है। हमको आज ही डिसाइड करना है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा वार ख़त्म होने के बाद, ठीक है, तो वो बनेगा तो कैसा होगा, ठीक है, हमको अभी ही डिसाइड करना है। तो यूरोप बोला, इंग्लैंड बोला, अरे भाई बाद में डिसाइड कर लेना, बाद में डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो बोला कि नहीं, यही कंडीशन है मेरा कि बनेगा कैसा होगा, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हमको अभी डिसाइड करना है, ठीक है। तो सारे यूरोपियंस को बुलाया गया, उन लोग को बोट में बिठाया, ठीक है, और कहाँ ले गया, अटलांटिक ओशन के बीच में खड़ा कर दिया, ठीक है, जिसको बोला गया अटलांटिक चार्टर, जो हुआ 1941 में, ठीक है। अब वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, तो जो रूजवेल्ट था, तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये एग्रीमेंट का प्रिंसिपल था, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तुम्हें हर कॉलोनी में से, ये हर जो कॉलोनी है, कंट्री, उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि अगर वो फ्रीडम चाहे तो तुमको डीकॉलोनाइज करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, इंडिया का हेल्प हुआ, ठीक है। अब इंग्लैंड का तो मुंह लटक गया, बोला इंडिया भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया में कि भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह सब। तो इतना, मतलब वो क्या चाह रहे थे, फ्रीडम चाह रहे थे। और इसका ट्रीटी में ही क्या था, इसका एग्रीमेंट में ही क्या था कि जो कॉलोनी कंट्री, जो कंट्री कॉलोनाइज्ड है, वो अगर फ्रीडम चाहेगी तो तुमको डीकॉलोनाइज करना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो उसकी मजबूरी हो गई, क्योंकि यूएस से तो टक्कर ले नहीं सकता, ठीक है। तो बोला कि अब इंडिया को भी छोड़ना पड़ेगा, इंडिया इतना बड़ा मार्केट उन लोग के लिए, इतना सारा वेल्थ लेके गए, ठीक है। तो यूएस प्लेड अ रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम, ठीक है। अब 1949 में नेहरू जी यूएसए गए, बोले हम तो न्यूट्रल रहेंगे। 1949 में क्या जो ऑप्शन दिया गया था कि तुम हमको ज्वाइन कर लो या यूएसएसआर बोला हमको ज्वाइन कर लो, तो नेहरू जी क्या बोले, हम तो न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। अब उसी टाइम पे मार्टिन लूथर इंडिया आए थे, ठीक है। अब जो यूएस था ना, यूएसए, वो कभी इंडिया को इंडिपेंडेंट मानता ही नहीं था, मतलब कि इंडिया एक सेपरेट कंट्री है, ठीक है। वो हमेशा इंडिया पाकिस्तान बोलता था, ठीक है। वो कभी अलग डिफ्रेंशिएट किए ही नहीं कि है कोई दूर दराज देश, गरीब देश, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। तो उसको बोला गया हाइफनेशन। हाइफनेशन मतलब क्या, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, मतलब वो दोनों एक साथ, कभी इंडिया वो अलग हुआ ही नहीं यूएस के नज़र में, ठीक है। कभी इंडिया को अकेले मानता ही नहीं था, दे ऑलवेज कंसिडर इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। हमें डिस्क्राइब किया जाता था स्ट्रेटेजिक बैक वाटर्स। स्ट्रेटेजिक बैक वाटर्स मतलब क्या, बहुत दूर है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यूके को तो इंग्लैंड जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत इंडिया को आज़ाद करना पड़ेगा, ठीक है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो तब वो लोग ने क्या किया, ग्रेट गेम में क्या किया, सब ड्रामा था। हम लोग को लगता है ना कि लॉर्ड माउंटबेटन अगर साइन नहीं करता तो पाकिस्तान नहीं बनता, लगता है ना यही चीज़, लेकिन ये सब प्री प्लान था, ठीक है। वो लोग को पता था कि हम लोग जाते जाते पाकिस्तान बना के जाएंगे, लेकिन वो लोग क्या शो किया कि हम लोग तो नहीं चाहते,
ठीक है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन जो आया, उसके आने से पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि पाकिस्तान बनेगा ही, ठीक है। लेकिन क्योंकि यूएस के खिलाफ जाने की हिम्मत तो थी नहीं, और यूएस बोल दिया कि अगर वो लोग फ्रीडम चाहते हैं तो तुमको देना पड़ेगा, तो उसको कुछ तो बहाना चाहिए था। सब ड्रामा था, सब, ठीक है। तो वो लोग क्या बोले कि वो लोग तो जान रहे कि बनने ही वाला है, लेकिन वो लोग क्या किया, बोले क्या, लेट अस हियर मुस्लिम लीग, ठीक है। तो वो एक चांस दिए कि कहीं से हमको कुछ तो मिल जाए कि हम उसके बेसिस पे वो करें, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, कि छेड़ के देख लेते कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और मुस्लिम लीग तो मतलब ये क्या हो गया, उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई, मतलब कि वो ऐसा शो किए कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि पार्टीशन हो, ये तो मुस्लिम लीग का डिमांड के उन लोग के वजह से हुआ, जबकि ये पहले से प्री प्लान था, ठीक है। ठीक है। अब जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उस टाइम पे हम लोग का कंट्री था, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की ये जो वर्ड है वो किसी को पता ही नहीं था वर्ल्ड में, सबको सोशलिस्ट पता था। सोशलिस्ट मतलब क्या, यूएसएसआर, है ना। और हम इंडिया क्या था, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, तो ये वर्ड सबके लिए नया था, किसी को इसका मीनिंग नहीं पता था। तो वो लोग क्या सोचे कि सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समझे यूएसएसआर, ठीक है। जबकि ये यूएसएसआर को भी ज्वाइन नहीं किया था इंडिया, लेकिन सब सोचे कि नहीं यूएसएसआर सोशलिस्ट है तो यूएसएसआर, ठीक है। अब जो वो लोग सोचें कि जो नया इंडिया भी बनेगा वो क्या बन जाएगा, यूएसएसआर का ही बन जाएगा, क्योंकि वो लोग भी सोशलिस्ट है ना। तो वो सोचा कि अरे यूएसएसआर का कंट्रोल में आ जाएगा, और हमेशा से यूएस और यूएसएसआर का वही लड़ाई रहा है, तो तुम्हें में कि तुम्हारा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, मेरा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूके ने जाके, यूएस ने जाके, नहीं, यूके जो इंग्लैंड था उसने जाके पिन किया किसको, यूएसए को, ठीक है। और यूएसए ने सबसे पहले नोटिस किया आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कि सोचो ना कि इंडिया पाकिस्तान वो लोग के लिए बैक वाटर्स था, है ना, कि किसी का कुछ उतना मतलब नहीं है। तो अचानक से कैसे यूएसए पाकिस्तान का इतना ये हो गया कि वेपन्स उसको सप्लाई कर रहा है, उसको इतना सपोर्ट कर रहा है वार वगैरह के लिए, वो उसको कैसे नोटिस हुआ, वो तो और छोटा कंट्री है, ठीक है। तो यूके ने जाके उसको पिन किया था, ठीक है, कि देखो वो तो अब जो इंडिया बनेगा नया, जिसको इंडिपेंडेंट करके आए हैं हम लोग, ठीक है, वो बन जाएगा यूएसएसआर का पार्ट। तो अब इस जहाँ यूएसएसआर का नाम आया, यूएसए को आ गया कि अरे इसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसका सबसे जो नज़दीकी है पाकिस्तान, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को नोटिस किया, डे 1 से सपोर्ट कर रहा है यूएस पाकिस्तान को, के फैक्टर यानी कश्मीर इशू में, सारा वेपन, सारा मिलिट्री, ठीक है। तो इससे ना पाकिस्तान को डबल प्रॉफिट हो गया। पहला ये कि जो यूके ने पिन कर दिया कि यूएसएसआर के नाम पे कि देखो वो एक्सपेंड कर रहा है तो तुमको भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो इससे पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ कि उसको बिना मांगे सब कुछ मिल गया, ठीक है, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, ठीक। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग ने सामने से यूएस को मना कर दिया कि उनको ज्वाइन करने से, अगर हम लोग हाँ बोल देते तो यूएस किसके साइड होता, इंडिया के साइड, लेकिन हम ही लोग ने मना कर दिया, तो ये क्या हो गया, डबल बेनिफिट हो गया किसको, पाकिस्तान को, ठीक है। अब इंग्लैंड कॉज द कन्फ्यूजन एंड इंटरफेरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, इंग्लैंड जाके आग लगाया था, इसीलिए हम लोग का उतना रिलेशन कभी ख़राब वैसा था ही नहीं, लेकिन गलत फहमी की वजह से वो और बढ़ता गया, ठीक है। नाउ अब क्या है कि यूएसए स्टार्टेड प्लेइंग गेम, ठीक है। वो बोला, जैसे नेहरू जी वहाँ गए थे तो वो क्या बोले, लेट मी मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द के फैक्टर, ठीक है। मतलब कि वो बोला कि हम मीडिएट करेंगे, तो एक साइड क्या बोल रहा है कि हम मीडिएट करेंगे, और दूसरे साइड वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान को खुद ही आर्म्स सप्लाई कर रहा है कि तुम वार में यूज़ करो। तो इंडिया ये समझ गया, इंडिया बोला नो, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है मीडिएट करने का, एक साइड तुम खुद ही वार के लिए वेपन दे रहे हो और एक साइड बोल रहे हो कि हम लोग मीडिएट करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ सप्लाई वेपन्स टू चाइना के टाइम पे भी आई, पाकिस्तान के टाइम पे भी आई, ठीक है। इंडिया बोला नो उसमें पे, कि तुमको मतलब दो तरफा ये नहीं कि एक साइड बोल रहे हो कि मीडिएट करेंगे और एक साइड बोल रहे हो कि मतलब वो लोग को आर्म सप्लाई कर रहे हो। तो यूएस धीरे धीरे एंटी इंडिया होते गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग मना कर चुके थे, हर बार इतनी बड़ी
जो पावर थी उसको हम लोग हमेशा ही सामने से नो कर रहे हैं, तो बुरा तो लगेगा ही, इसीलिए वो और एंटी इंडिया होते गया। और धीरे धीरे ये एक रीज़न था कि इंडिया यूएसएसआर की तरफ जाने लगा, क्योंकि यूएस से दूर हो रहा था और यूएस का राइवल कौन था, यूएसएसआर, इसीलिए हम लोग उसकी तरफ जाने लगे। अब 1961 तक नेहरू जी रशिया हो के आए थे, ठीक है, तब तक तो एकदम हीरो माने जाने लगे थे, ठीक है, और स्टालिन भी उस टाइम तक मर चुका था। तो निकिता क्रुश्चेव ने बोला कि बताया था ना रशिया का रिलेशन, इंडिया रशिया का, कि तुम पहाड़ों से भी आवाज़ दोगे तो हम आ जाएंगे, दोस्ती की कहानी नहीं सुना है, ठीक है। तो निकिता क्रुश्चेव ने ये किया, तो वो रिलेशन और मजबूत होते गए यूएसएसआर के साथ। तो इसी कॉन्फिडेंस में कि इतनी बड़ी पावर यूएसएस हमारे साथ है, ठीक है, इसी कॉन्फिडेंस में नेहरू जी ने क्या किया, गोवा लिबरेशन शुरू कर दिया, जो कि था ऑपरेशन विजय। ये था क्या, पोर्तुगल से आज़ाद करना था, आज़ाद करवाया गोवा को, ठीक है। पोर्तुगल किसका पार्ट था, नेटो का। नेटो किसका है, यूएसए का, है ना। और नेटो में क्या आर्टिकल है कि वो कलेक्टिव डिफेंस फॉलो करता है। कलेक्टिव डिफेंस मतलब क्या, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, मतलब कि अगर तुम एक कंट्री से दुश्मनी है तो वो सारा कंट्री से दुश्मनी है, ठीक है। तो यूएसए को और गुस्सा आ गया, पहले ही एंटी इंडिया चल रहा था, अब वो पोर्तुगल को गोवा से हटा दिया तो और उसको गुस्सा आ गया। अब यूएसए गया यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब वो बोला कि हम अटैक करेंगे इंडिया पे, ठीक है, उसके लिए रिजोल्यूशन भी पास किया, लेकिन तब किसने हेल्प किया, यूएसएसआर ने अपना वीटो पावर यूज़ करके उस रिजोल्यूशन को कैंसिल किया, ठीक है। तो यूएसएसआर हम लोग के हमेशा से प्रोटेक्शन में रहा, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ रिजोल्यूशन यूएसए चाहता है कि इंडिया को नुकसान पहुंचाए, तब रशिया या यूएसएसआर वीटो पावर का यूज़ करके अब टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल भी आया था क्या, इंडिया हाइड्स बिहाइंड रशियन वीटो, ठीक है। तब यूएसए को और गुस्सा आ गया कि एक तो हम इसके एंटी हैं और जो मेरा राइवल है वो इसका हेल्प कर रहा है इतना सपोर्ट में, ठीक है। बोला इंतज़ार करो, तुमको देखेंगे। अब 1962 में चाइना वार हो गया, ठीक है। तो चाइना प्लस पाकिस्तान सब मतलब वार पे ही लगे हुए थे, उसको फैसिलिटेट कौन कर रहा था, यूएस, ठीक है। तो उस टाइम पे यूएस सेंड अपना डेडलीस्ट वेपन टू पाकिस्तान, सेबर जेट्स, पैटर्न टैंक्स, व्हाट नॉट, मतलब जितना वो पॉसिबल अपना कंट्री का जो जो एडवांस था सब देते ही। पैटर्न टैंक्स बताया था ना, जो झगड़ा हुआ था सब, याद है ना। लेकिन वो लोग क्या हुआ, फिर भी हार गए। अब नालायक कंट्री को सपोर्ट करोगे कितना भी तो नालायक ही रहेगा ना, फिर भी हार गए, ठीक है। 1965 में फिर इंडो पाक वार हुआ, ठीक है। इसके पीछे भी यूएस का हेट्रेड था। यूनाइटेड नेशन हैज अ हिस्ट्री ऑफ एम्बिएंट रिलेशन विद इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग द 1950। पहले अच्छा रिलेशन था, लेकिन गलत फहमियों की वजह से, ठीक है। अब जो आम लोगों की ज़िंदगी में होता है उसका फैसला कौन करता है, बड़े लोग। हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का डिसीजन है, लेकिन जो पावर में बैठे हैं वो लोग जो डिसाइड करेंगे आम लोगों की ज़िंदगी में वही हो रहा होता है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, कभी भी कुछ भी लॉ आ गया तो फ़र्क किसको पड़ता है, आम लोगों पे, तो वो लोग तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए फ्रेज बोला जाता है, यू आर ऑन द मेन्यू, दे आर ऑन द टेबल, समझे, हम लोग मेन्यू में हैं और दे आर ऑन द टेबल। अब गेम था, जो भी हम लोग का वार रहा है ना, वो सब यूएसए के लिए क्या था, गेम था। वीडियो गेम जैसा नहीं होता कि अपना राइवल को हराना है, सेम उसके लिए गेम चल रहा था। कुछ भी ले लो, इंडिया पाकिस्तान ले लो, तो इंडिया को कौन फेवर कर रहा था, यूएसएसआर। तो अब वो बोला कि यूएसएसआर फेवर कर रहा है तो हम किसको कर देते हैं, पाकिस्तान को। उसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है, उसको एक को फेवर कौन किया, यूएसएसआर। तो बोला कि अरे तुम कर रहा है तो रुको, हम जो उसका राइवल है उसको हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कहीं भी ले लो, वियतनाम,
ठीक है। और उसका जो राइवल कंट्री था उसमें भी सेम चल रहा था, यूएस यूएसएसआर। एक के साइड यूएस था, एक के साइड यूएसएसआर था। ईरान इराक दोनों का हुआ। ईरान को कौन फेवर कर रहा था? यूएस। तो बोला कि तुम, अच्छा यूएस तुमको सपोर्ट कर रहा है, तो उसका जो जिससे लड़ाई हो रहा है उसको क्या बोला कि यूएसएसआर के हम सपोर्ट कर देते हैं। राइवलरी यही दोनों का चल रहा है, चाहे कहीं भी उठा के देख लो। आर्मेनिया अज़रबैजान, एक को सपोर्ट किया यूएसएसआर, एक को यूएस, ठीक है। इज़राइल और उसका जो राइवल कंट्री था वो, उसको भी सपोर्ट किया यूएस और एक को यूएसएसआर, ठीक है। सीरिया, जो भी उसका जितना झगड़ा हुआ, जितना वार हुआ, ये सब ये लोग के लिए क्या था? गेम था बड़े लोगों के लिए, ठीक है। चाइना ताइवान, एक को यूएस एक को यूएसएसआर, मतलब सब जहाँ भी देख लो वार हो रहा है, ये दोनों बड़े लोग, मतलब कि एक को तुम सपोर्ट कर रहे हो तो रुको, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम उसको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा दुश्मन दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। वो गलत है, सही है, जो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए? बैलेंस ऑफ पावर। अब जो हम लोग फ्रेज बोले कि यू आर ऑन द साइड ऑफ मेन्यू, और दे आर ऑन द साइड ऑफ टेबल, दे आर ऑन द टेबल, ठीक है। तो हम लोग को सशक्त होने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू कैन ओनली चेंज योर पोजीशन। मेन्यू से टेबल पे आ जाओ, तो तुम भी डिसाइड करोगे कि क्या कर सकते हो, तुम भी डिसीजन मेकिंग में हो सकते हो, आम लोगों से वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये कब हो सकता है? जब हम लोग पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, हर तरीके से स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो तुम मेन्यू से टेबल पर चले जाओगे। होता है ना कि हंटर वर्सेस हंटेड, मतलब जो हंटर होता है, टाइगर हो गया, तो वो क्या बोलेगा कि अरे शिकार इसको वर्सेस हमको, शिकारी, हाँ इसको हमको खाना है, ठीक है। और हंटेड क्या बोलेगा कि देखो ना शेर हमको खा जा रहा है, तो उसको मना करो। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, शेर कभी उसके रिक्वेस्ट से रुकेगा क्या? नहीं। तो सेम वही होता है कि जो बड़े लोग हैं वो किसके साइड पे हैं? हंटर साइड में। और जो आम लोग हैं वो किसके साइड में हैं? हंटेड लोग, है ना, ठीक है। तो अब हंटेड लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते? प्रोटेस्ट कर सकते, लेकिन सुनेगा कौन? कोई नहीं। तो ये होता है हंटर वर्सेस हंटेड, ठीक है। 1971 के वार में पूरी मिररिंग हुई, ठीक है। मिररिंग बताया था ना कि बॉर्डर पे अगर वो एक शिप भेजा तो इधर भी सेम मिररिंग होगा। इसको बोलते हैं, यूएस बोलता है इसको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है। कि आगे में बांध दो गधा या जो भी कैरेट बांध दो, हाँ, तो उसको लगेगा कि हम अगर चलेंगे कुछ दूर तो हमको कैरेट रिवॉर्ड मिलेगा, और नहीं चलेंगे तो हमको स्टिक मिलेगा, ठीक है। तो यूएस यूज़ करता था गन एंड बोट डिप्लोमेसी। इसी के वजह से हम लोग टिल्ट हो गए थे यूएसएसआर की तरफ, ठीक है। गन एंड बोट मतलब कि आर्मी के साइड गन्स और नेवी के साइड बोट, सब तरफ से लड़ता था, ठीक है। अब मैडम की ट्रीटी के बाद, और जो हम लोग का ट्रीटी हुआ था फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप रशियन के साथ, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या, रशियन अलाई बन गए थे। तो और हम लोग का जो रिलेशन था यूएसएसआर से वो पीपल टू पीपल हो गया, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश वार हुआ, उसमें भी हम लोग जो हेल्प करने गए थे बांग्लादेश का, तो उसमें भी यूएस क्या किया, जब पाकिस्तान उसको फ़ोन किया कि अरे कुछ करो, नेवी ब्लॉक कर दिए थे, याद है। तो जब ये किया तो उसमें भी एक रिजोल्यूशन पास किया कि हम लोग अटैक करेंगे इंडिया पे, लेकिन उस टाइम पे भी यूएसएसआर अपना वीटो पावर यूज़ करके इंडिया को बचाया था। 1975 में इंडिया ने कर लिया था न्यूक्लियर टेस्ट। अब यूएस को और ये लगने लगा, ठीक है, जो रही सही कसर थी हम लोग को इंडिया और यूएस के बीच में, वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब बड़े लोग कौन थे? जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। न्यूक्लियर बॉम्ब जिसके पास, वो ऑटोमेटिकली बड़े लोग बन जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग का एक न्यूक्लियर क्लब बन गया था, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था उस टाइम पे, ठीक है। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में यूएसए ने 1945 में, जुलाई 16, 1945 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, ठीक है। और ये टेस्ट करने के बाद ना यूएसए परमानेंटली आगे हो गया, मतलब बहुत आगे, ठीक है। उसके बाद यूएसएसआर देख के फॉलो किया, उसके बाद यूके, फ्रांस, और 1964 तक चाइना ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, ठीक है। अब जो यूएनएससी है उसमें क्या है, 5 मेंबर्स है, जिनको P5 मेंबर्स बोला जाता है, ठीक है।
तो उन 5 कंट्रीज़ में कौन कौन है? यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना। ठीक है। हम्म, अब न्यूक्लियर बॉम्ब बिकेम द करेंसी टू पावर, मतलब कि अगर किसी को हम लोग को बोलना है कि पावरफुल है या नहीं, तो हम लोग किसके द्वारा जानने लगे कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं। तो ये क्या बन गया? करेंसी टू पावर, की टू पावर, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस क्रिएट करने लगा रियल वर्ल्ड में कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। ओके। अब ये था डिसअप्रोप्रिएट एडवांटेज, ठीक है। मान लो ये 5 कंट्रीज़ हैं, है ना, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया, ठीक है। अब मान लो जैसे पूरा आपका स्कूल है, ठीक है, कॉलेज है, उसमें एक आप ही के पास गन है, तो आपका तो एक अलग भाव मिलेगा आपको कि अरे अरे, मतलब सबसे, ठीक है, वो रिस्पेक्ट मिलेगा। तो सेम जो प्रिविलेज था वो इन 5 को मिल रहा था क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। तो ये बाकी लोगों के लिए डिसप्रोपोर्शनेट एडवांटेज था, ठीक है। अब ये बन गए एक्सक्लूसिव क्लब, मतलब सिर्फ ये 5 लोग ही अलाउड हैं इसमें। तब ये लोग बोले ओनली 5 मेंबर्स, तो ये लोग सोचे कि अगर सबके पास गन आ जाए या फिर सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए तो हम लोग को जो एडवांटेज मिल रहा है वो तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो P5 बोला क्या? रोक दो। क्या बोला? रोक दो। क्या रोक दो? एंट्री रोक दो। इस जो हम लोग का P5 मेंबर ग्रुप है, ये ग्रुप में और किसी का एंट्री नहीं हो सकता, ठीक है। 1968 में वो लोग क्या डिक्लेयर कर दिए? नो बडी एल्स कैन बी लेट इनसाइड द क्लब, सिर्फ हम लोग 5 ही मेंबर रहेंगे, ठीक है। तो सब बोले कि हम लोग कैसे रोक पाएंगे, कैसे रोकेंगे सबको? बोलेंगे हम साइन कराएंगे सबसे, ठीक है। क्या साइन कराएंगे? एनपीटी। एनपीटी क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1970 में इन्फोर्स हुआ, ठीक है। 1968 में प्रपोज हुआ, 1970 में ये हुआ, इन्फोर्स हुआ, ठीक है। अब जो NWS है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट, वो किसको बोलते हैं? जो P5 मेंबर्स है उसको, ठीक है। अब उन्होंने ऐसे तो किसी को मना कर नहीं सकते कि भाई हम लोग को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है तो तुम लोग साइन करके तुम लोग कभी मत बनाना न्यूक्लियर बॉम्ब, नहीं तो तुम लोग को भी एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली बोल नहीं सकता। तो वो लोग क्या किए? मोरल हाई ग्राउंड किए, ठीक है। और क्या बोले कि हॉल्ट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन से इतनी हम लोग को तबाही होगी तो इसको रोकने के लिए हम लोग ये एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं। मोरल ग्राउंड अपना हाई कर लिए कि हम लोग को कितनी चिंता है, ठीक है। अब बोले कि कोई NWS नहीं बनेगा, जो नॉन NWS है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो कभी भी NWS नहीं बनेगा, ठीक है। पहले था ये कि सिर्फ 25 साल के लिए, उसके बाद ये अनलिमिटेड इन्फिनाइट ईयर्स के लिए हो गया, ठीक है। तो 191 स्टेट साइन कर दें, क्योंकि एक बड़ा पावर बोल रहा है तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, और सब गरीब देश हैं तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब ये मतलब किसी भी आर्म ट्रीटी में ये बहुत ज़्यादा नंबर था जो ये ट्रीटी साइन हुई, तो नंबर वाइज ये आर्म्स ट्रीटी, कोई भी आर्म्स ट्रीटी में इतना नंबर ऑफ कंट्रीज़ ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। लेकिन 4 कंट्रीज़ ने साइन नहीं किया, ठीक है। कौन कौन थे? इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, कोरिया। ये लोग बोले कि नहीं नहीं, हम लोग का झगड़ा होते रहता है तो कोई अगर हम लोग का सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को तो चाहिए। और इंडिया ये समझ गया था कि ये लोग जो 5 कंट्रीज़ हैं ये लोग अपना एडवांटेज देखने के लिए और किसी को एंट्री नहीं देना चाहते। मतलब ये लोग क्या, मतलब जो ये था ना, जो NPT एक्ट था, NPT जो साइन करवा रहा था, उसमें क्या था कि मतलब जो P5 मेंबर्स हैं वो तो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर सकते हैं आगे जितना भी चाहें, लेकिन जो साइन किए हैं वो कभी नहीं कर सकते, चाहे उनके पास है चाहे नहीं है, और किसी के पास था ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए तो वो इंडिया बोले नहीं, ये तो गलत है कि तुम लोग टेस्ट कर लिए, तुम लोग बॉम्ब बना लिए और तुम लोग को छूट है कि तुम लोग आगे भी बना सकते हो, और हम लोग एक भी नहीं बनाया है, तो ये तो डिसप्रोपोर्शनेट एडवांटेज हो गया, तो हम लोग साइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब इंडिया नहीं किया तो उसको देख के पाकिस्तान नहीं किया, ठीक, इजराइल ने किया तो उसी सेम ने ये चारों ने मना कर दिया, ठीक है। कोरिया ने पहले साइन किया था फिर अपना नाम विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अभी इस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स है इन सब के पास,
ठीक है, लेकिन इन्हें NPS नहीं कहा जाता, NWS नहीं कहा जाता, है ना। NPT के अकॉर्डिंग नहीं, ये लोग हैं NWS, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, क्योंकि इन लोग के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन इनको जो P5 मेंबर्स ने उन लोग को शामिल नहीं किया गया अभी तक, ठीक है। टाइटल इज़ नॉट गिवन कि ये लोग भी वेपन स्टेट्स हैं। अब ये PYQ है, तो बताओ इसमें से क्वेश्चन है, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, हु अमॉन्ग दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय NPT। बताओ कौन कौन सा होगा? चाइना एंड फ्रांस ही होगा, क्योंकि ये लोग तो रिकॉग्नाइज नहीं है, ये लोग हैं NWS लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये PYQ था, ठीक है। अब 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म IAEA। इसका काम क्या था? टू वेरीफाई नॉन NWS कंप्लाइंस विद द कमिटमेंट अंडर द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका चेक करना था कि जो जो साइन किए हैं उसके कंट्री में हम लोग कभी भी जा सकते हैं और कहीं भी छानबीन करके ये देख सकते हैं कि कहीं तुम लोग बना तो नहीं रहे, ठीक है। तो इसका यही काम था IAEA का। अब आर्टिकल 3 में इसका क्या है कि IAEA सेफगार्ड्स ऑल न्यूक्लियर मटेरियल्स इन ऑल पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज। वो चेक करना था टाइम टू टाइम, वो कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा था कि जो जो साइन किए वो लोग अपना गेट खुला रख दिए हैं इन लोग के लिए, कभी भी आ सकता है, ठीक है, नो प्रायर इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन था कि वाई इंडिया डिडंट साइन, ठीक है। इंडिया से दो तरह की प्रोलिफरेशन होती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो वर्टिकल था उसमें क्या है कि जो P5 मेंबर्स हैं वो अपना आगे 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 जितना भी टेस्ट मर्जी चाहे कर सकते हैं, तो ये हो गया वर्टिकल प्रोलिफरेशन। वो लोग ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन बंद कर दिया कि जो P5 मेंबर्स हैं उनके अलावा कोई और एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल तो ये अलाउ कर रहे हैं कि जो P5 मेंबर है वो अपना वर्टिकल आगे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। तो NPT का एम क्या है बताओ? टू हॉल द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, है ना। जब इतना ही कंसर्न है कि न्यूक्लियर वेपन से इतना डिस्ट्रक्शन हो सकता है और उसको कम करना है, तो फिर इनको भी बैन होना चाहिए जो P5 मेंबर्स हैं, वो लोग को भी फर्दर टेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि मेन एम तो यही है। तो ये डिस्क्रिशनरी है, ठीक है, 100% बोला हम तो साइन नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी, हाँ डिस्क्रिमिनेटरी कि मतलब वो लोग कितना भी चाहे टेस्ट कर ले, बॉम्ब बनाए अपनी सिक्योरिटी के लिए सशक्त हो, और हम लोग एक भी ना करें, ठीक है। वो भी हम लोग चाहते हैं कि पीसफुल तरीके, हम लोग किसी को तो हार्म भी नहीं करना चाहते, ठीक है। अब NPT का फेलियर इज एविडेंट इन डेवलपमेंट ऑफ लार्जर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन एंड मोर एफिशिएंट न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। NPT का फेलियर क्या था कि जो P5 कंट्रीज थी वो लोग और एडवांस और टेक्नोलॉजिकल डेवलप और मतलब जो पहले बनाए थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स उससे और एडवांस कई गुना वो लोग और बनाते जा रहे थे। तो उसका एम क्या था कि जो स्प्रेड न्यूक्लियर वेपन का कम करना, जबकि वो लोग और बढ़ाते जा रहे थे। मतलब उसके एंडिंग तक आते आते कितना 1000 वो लोग के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था एक एक कंट्री के पास। तो सोचो मतलब ये कहाँ एम फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो जो बोले इंडिया बोला कि नहीं साइन करेंगे, है ना, तो वो लोग तो और गुस्सा हो गए, बोले कि तुम्हें अगर पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी चाहिए होगा ना टेक्नोलॉजी की, तुम अगर किसी को हार्म नहीं भी कर रहे हो, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो भी हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, ठीक है। बोला कि ठीक है, इंडिया बोला कि नहीं देना है, ठीक है मत दो, लेकिन हम साइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडिया एक क्या है, नॉन सिग्नेटरी NWS है, जो साइन नहीं किया, ठीक है। PNE क्या है, वो इंडिया क्या चीज़ फॉलो किया, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, है ना, किसी को हार्म करने के लिए नहीं लेकिन अपना प्रोटेक्शन के लिए हम लोग पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, ठीक है। अब 1991 में रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया 15 रिपब्लिक्स में, ठीक है। इंडिया अकेला पड़ गया था उस टाइम पे, ठीक है। अब सारा चीज़ हम लोग रशिया पे ही डिपेंडेंट है,
ऑल एग्स इन वन बास्केट, है ना। तो अब तो हम लोग वेपन बना नहीं पाएंगे, हम लोग टेस्ट कर लिए थे लेकिन जो वेपन है वो तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और बाकी सब जो कंट्रीज थे वो क्या 1000+ टेस्ट कर लिए थे। 1960s तक आते आते बिल क्लिंटन साइन द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको बोलते हैं CTBT, ठीक है। ये साइन किया, क्यों? क्योंकि ये लोग का नंबर बढ़ता ही जा रहा था, मतलब 1000 तक पहुंच गए थे, 1000 से प्लस, है ना। तो CTBT साइन किया एट द UN, विच वॉज अ डिसीजिव मूवमेंट इन द ग्लोबल डिसआर्मामेंट एफर्ट। डिसआर्मामेंट मतलब कम करना उसको, ठीक है। ट्रीटी वॉज ड्राफ्टेड विद द गोल ऑफ बैनिंग ऑल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, कि अब कोई नहीं करेगा इतना, मतलब टेस्ट के नाम पे इतना पहुंच गए, 1000+ पहुंच गए, सोचो। इवन द ब्लाइंड कैन सी इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी, है ना, कि जो P5 मेंबर्स थे वो लोग 1000+ क्रॉस कर गए, और जो बाकी कंट्रीज है वो लोग को अभी तक कोई वेपन भी नहीं है एक। सो इंडिया साइन नहीं किया था, तो USA का जो नेगोशिएशन था कि अरे साइन कर लो, ठीक है, वो 1993 से ही स्टार्ट हो गया था विद इंडिया। USA यूज्ड एवरी वे टू कन्विंस इंडिया टू साइन इट, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट भी कर रहा था ना, तो हम लोग का उतना कंडीशन अच्छा नहीं था, तो वो भी धमकी लग रही थी, है ना। अब कोई बड़ा पावर आके बोलेगा, रिक्वेस्ट भी करेगा, तो क्या लगेगा कि धमकी दे रहा है कि साइन कर दो, बोला नहीं, ठीक है। अब उस टाइम पे जो PV नरसिम्हा राव थे और जो वाजपेयी जी थे, वो लोग एक रूलिंग में थे, एक ऑपोजिशन में थे, लेकिन उस टाइम पे इतना, मतलब वो लोग का फ्रेंडली नेचर बोलो या फिर देश के प्रति इतने ये थे, वो लोग साफ मना कर दिए, वो लोग अपोजिशन और एंटी होते हुए भी, ठीक है, कि नहीं इसमें तो हम लोग साइन नहीं करेंगे। पूछें कि वाई वी मस्ट साइन, क्यों हम लोग साइन करिए, तो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। राव गवर्नमेंट 1996 में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो अटल बिहारी जी PM बन गए इंडिया के 13 दिन के लिए, ठीक है। तो राव साहब ने अपने जो लिविंग सेरेमनी होती है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या बोला कि पटाखा चला देना, ठीक है। इट वाज राव्स लिविंग मैसेज, ठीक है, कि पटाखा चला देना मतलब कर देना। तो उसी दौरान बनाया गया इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, बॉम्ब टेस्ट हुई, ठीक है। अब टाइम्स हैव चेंज्ड, 1990s में क्या था, 1990 में अगर नहीं किया होता हम लोग ने टेस्ट नहीं किया होता तो हमारे लिए कितना डेंजरस सिचुएशन हो जाता, पता है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, उसका राइवल कंट्री पाकिस्तान यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे, हम लोग घिरे हुए दुश्मनों से। अगर हम लोग वो टेस्ट नहीं किए होते, ठीक है, तो हम लोग का क्या सिचुएशन होता, हम लोग का इंडिया भी नहीं रहता, पता नहीं, क्योंकि इतने सारे जब दुश्मन भरे पड़े हों और वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट ना होना, कोई सिक्योरिटी ना होना, तो वो एक बहुत मतलब चिंता की बात हो जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्चुअली में क्या करते हैं, डेटरेंस का काम करते हैं। डेटरेंस मतलब टू स्टॉप, मतलब ये एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज हो गया कि तुम हमको छेड़ नहीं सकते, है ना, कि नहीं तो मेरे पास भी बॉम्ब है, ठीक है, कि खबरदार नहीं, तो डेटरेंस का यही मतलब होता है, ठीक है। तो जब हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए तो वो एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम किया, ठीक है, कि अब बाहर से तो हम लोग को कोई ये नहीं है, परेशानी नहीं है, हम लोग को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बार बार वॉर में जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग उसकी वजह से अपने जो इंटरनल डोमेस्टिक डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएँ, ठीक है। अब हम लोग भी न्यूक्लियर पावर बन गए, न्यूक्लियर वेपन है, तो कोई हम लोग को न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, है ना, ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता कि तुमको उड़ा देंगे, हमारे पास भी है। तो 18 जुलाई 2005 US एग्रीड टू सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ठीक है। अब उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, उनका फ्यूल यूज़ करके पावर न्यूक्लियर पीस के लिए, ठीक है, ये साइन किया किसके साथ, इंडिया के साथ, ठीक है। और वो अपनी जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ इंडिया के साथ, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, अपना फ्यूल प्रोवाइड किए, ठीक है, अपना पावर न्यूक्लियर पीस के लिए, ठीक है। और मतलब हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को नहीं दिया गया
यूएस के द्वारा, हम्म, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डी हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या था? इंडिया पाकिस्तान। एक साथ कंसिडर करता था, हम्म। ठीक है, यूएस, वो उसको अलग मानता ही नहीं था। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डी हाइफनेशन, कि पाकिस्तान अलग है, इंडिया अलग है, ठीक है। यूएस की हमारी तरफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्टेब्लिश हुई थी कि इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, ठीक है। अब इंडिया हैज़ नॉट साइंड एनपीटी, है ना, तो उसका सेक्शन 123 क्या बोलता है ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट, कि जो एनपीटी और सीटीबीटी नहीं साइन करेगा उसको यूएसए कोई टेक्नोलॉजी, कोई फ्यूल, कोई कॉपरेशन नहीं देगा, है ना, ठीक है। और जो जिसके पास IAEA का सेफगार्ड्स नहीं है उसको भी, उसका क्या काम है? चेक कंप्लायंस, ठीक है। अब 2005 में यूएस क्या किया? इंडिया से एग्रीमेंट किया कि हम अपना फ्यूल देंगे, अपना ये कर देंगे, सब सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो अब ये तो इसके खिलाफ है, एनपीटी के सेक्शन 123 के। लेकिन यूएस क्या बोला, मतलब उस टाइम पर इंडिया एलपीजी लागू कर चुका था, तो यूएस के लिए तो बड़ा मार्केट था, याद है ना, बताया था, ठीक है। तो अब इंडिया में इतना हेविली इन्वेस्टेड हो गया था यूएस कि वो चाह के भी, मतलब वो मना नहीं कर सकता था, उसी का फ़ायदा था ना, यूएस का ही फ़ायदा था क्योंकि उसको फ्री मार्केट मिल रहा है ना। तो यूएस क्या बोला, अपना ही तो लॉ है बनाया हुआ, चेंज कर देंगे तुम्हारे लिए कुछ भी, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है? देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट इनेमीज, ओनली पर्सनल इंटरेस्ट, परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है। बोला कि अपना ही तो घर का बनाया हुआ लॉ है, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या वर्ल्ड के सामने ये दिया, एग्जांपल दिया कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, इट कैन बी ट्रस्टेड, इंडिया स्पेशल है, इसीलिए हम इसके साथ एग्रीमेंट कर रहे बिना एनपीटी सीबीटी साइन किए हुए, ठीक है। अपना ही तो लॉ है, तुम्हारे लिए सब मंजूर है, तुम जो बोलो, ठीक है। अब 2006 में पास किया हाइड एक्ट। हाइड एक्ट क्या था? विद दिस एग्रीमेंट इंडिया बिकम्स द ओनली नॉन एनपीटी सीटीबीटी सिग्नेटरी to have signed the 123 agreement with the United States। ये एक ओनली ऐसा कंट्री है जो नॉन एनपीटी सीटीबीटी सिग्नेटरी है, लेकिन फिर भी उसके साथ एग्रीमेंट है ना। अब यही था इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ठीक है। ठीक है, उस टाइम से डी हाइफनेशन फ्रॉम पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब इस टाइम पे चाइना का भी राइज हो रहा था, ठीक है। तो वी हैव टू काउंटर दिस। यूएस सेड वी विल बिड इंडिया विद द यूएन, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये सिर्फ बोला, मतलब कि यूएनएससी में हम इंडिया को भी शामिल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें थी क्योंकि रिलेशन अच्छा रखना था, ठीक है। तो वो लोग बहुत, मतलब यूएसए वाले सामने भी आए, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए, यूएनएससी पे बोले कि हम करेंगे, ठीक है। मुंबई अटैक्स में भी जब हुआ तो बोला कि मुंबई अटैकर्स को जस्टिस दी जाए, मतलब यूएस अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो विल इंडिया स्टिल वंडर इफ विल बी एबल टू डिलीवर ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो अभी का यूएस से क्या रिलेशन है? ट्रम्प मोदी एरा में हम लोग देख रहे हैं, या फिर बाइडन मोदी एरा में देख रहे हैं, या फिर ओबामा के टाइम पे भी देखते हैं, ठीक है। तो बहुत, मतलब कि दो कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादातर डिपेंड करती है दोनों स्टेट के हेड पर कि उनका क्या रिलेशन है ना। तो अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा, ठीक है। ओबामा भी जब हैदराबाद हाउस आए थे इंडिया विजिट करने के लिए, तो वो लोग ने स्लोगन क्या दिया था? चले साथ साथ, फॉरवर्ड टुगेदर वी गो, ठीक है। बहुत सारे जॉइंट स्टेटमेंट भी हुए थे, यूएस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट, ठीक, साझा प्रयास करेंगे, शेयर्ड एफर्ट्स, ठीक है। तो रिलेशन काफ़ी, मतलब सुधरने के ये पे थे, ठीक है। हम लोग यूएस टेक्नोलॉजी अपना शेयर कर रहा है, वेपन्स दे रहा है, इकोनॉमिकली ट्रेड बिजनेस जो है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए किसी भी कंट्री में जो झगड़े हो रहे हैं वो किस चीज़ पे हो रहे हैं? यही चीज़ पे हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, वेपन, इकोनॉमी, इसी जो चीज़ के ऊपर बहस हो रही है, ठीक है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या एक्सपेक्ट करती है? यही ले दे के TWE, है ना।
इसीलिए ट्रस्ट करती है कि या तो उससे टेक्नोलॉजी मिल रही, या तो वेपन्स मिल रहा है, या तो फिर इकोनॉमी ट्रेड बिजनेस चल रहा है दो कंपनी के बीच में। इसी को बोलते हैं गुड रिलेशन। गुड रिलेशन क्या होता है? 3 चीज़ नहीं, टेक्नोलॉजी, हम्म, वेपन, इकोनॉमी। ठीक है। या तो किसी कंट्रीज का वेपन और इकोनॉमी का बिजनेस होगा, ठीक है, ये दोनों का लेन देन होगा, या फिर किसी का TW ये होगा, टेक्नोलॉजी या वेपन का रिलेशन होगा, ठीक है। मतलब यही तीनों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, यही चल रहा है, ओके। ठीक है। अब US इंडिया को ऐसे ऐसे वेपन्स देने लगा इंडिया को, जो अपने क्लोज नेटो पार्टनर्स को देता था उस टाइम पे। मतलब सोचो, इंडिया इतना मतलब खास बन गया बिना उसके शर्त माने, ओके। ठीक है। तो मेजर डिफेंस पार्टनर का रिकॉग्निशन दे दिया US ने इंडिया को। तो ये एक मेजर चेंज है, शिफ्ट है, ठीक है, कि रशिया से ज़्यादा वेपन्स हम लोग कहाँ से खरीदने लगे हैं? US से। यस। रशिया से हम लोग कितना लेते हैं पता है? 25,354 और US से 32,615। तो टाइम्स हैव चेंज्ड, ठीक है। तो जब इतना हैवी ट्रेड होगा किसी कंट्री के बीच में, तो ऑटोमेटिक रिलेशन गुड होगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। मतलब हम लोग एक दूसरे पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। ओके। तो IR में यूनिडायमेंशनल कुछ नहीं होता, एक साइड से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर US MIC को लॉस होगा, मेन तो उसका MIC का ट्रेड है ना, इंडिया इसीलिए फ्री मार्केट का वो फ़ायदा उठा रहा है। तो अगर वो अच्छा नहीं होगा, रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ओके। इसीलिए रिलेशन तो अच्छा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब US क्या किया है? चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया से मिला है ना, क्योंकि फ्यूचर में वो भी हेजोमन बनना चाह रहा है। जिस तरह से वो रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, तो उसको काउंटर के लिए कोई तो चाहिए साथ में, तो इसीलिए वो इंडिया को, ठीक है। तो इसी के लिए मतलब 8 न्यू अपाची अटैक चॉपर्स US ने दिया, बहुत सारे, मतलब अपने M77 लाइट वेट टोड 155 mm हॉर्सविट्जर, मतलब आर्टिलरी गन्स वगैरह, ठीक है। स्टैलिन आर्टिलरीज को क्या बोलता था? गॉड ऑफ वार, मतलब इतना हैवी, और US की तो और एडवांस, ठीक है। बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी शुरू किए हैं US ने, जैसे पेस हो गया, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, ठीक है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। आईसेट हो गया, US इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, एलिवेट एंड एक्सपैंड। अब हम इंडिया जो है वो रियलिस्ट हो चुका है, अब हम इमोशनलिस्ट नहीं हैं पहले जो थे। अब हम लोग आइडियलिज्म नहीं है कि अरे वो हम लोग के साथ बुरा भी करे तो भी हम लोग अच्छा ही करें, ठीक है। अब एकदम रियलिस्ट हो चुका है। 1982 तब भी इंडिया 1982 में जब US से बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब था, तब भी इंदिरा गांधी US गई थी मीटिंग करने, बात रखने कि लेट्स फाइंड अ कॉमन ग्राउंड नो मैटर हाउ स्मॉल। तो ये थिंकिंग था कि हम लोग का राइवल कंट्रीज में जाके हमारी हेड ये जाके बोलती है कि लेट्स फाइंड अ कॉमन ग्राउंड नो मैटर हाउ स्मॉलर इट इज़, लेकिन लेट्स हैव दैट कनेक्शन, ठीक है। तो तारापुर पावर प्लांट, वहीं से फ्यूल मिलता था, वो स्टार्ट हुआ, वहाँ से फ्यूल मिलना स्टार्ट हुआ, जो कि US का ही ये था, ठीक है। तो द मोमेंट वी डिड LPG, ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद अचानक रिलेशन सुधर गए। क्यों सुधर गए वो तो पता ही चल रहा है LPG के बाद। बहुत सारे हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी भी शेयर्ड है, जैसे 2012 में DTTI जो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, ठीक है, ओबामा मनमोहन एरा में ये साइन हुआ था, ठीक है। joint endeavor that brings sustained leadership focus to the bilateral defense trade relationship creates opportunity for US, ठीक है। अब पावर ऑफ इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब क्या कि US में बहुत सारे इंडियंस हैं, है ना, 4.5 मिलियन, जो कि 1% है पॉपुलेशन का। 1% मैटर करता है कि US उस कंट्री में 1% इंडियन है, ठीक है।
तो जो डायस्पोरा होता है ना, वो एक सोर्स होता है, एजेंट ऑफ सॉफ्ट पावर, ठीक है। वो एक अलग इमोशनल कनेक्ट, पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ओबामा के मुंह से तो निकल भी गया था कि इतना तो मेरा रैली में भीड़ नहीं हुआ था जितना मोदी जी यहाँ आए थे उसमें इतना भीड़ हुआ था, ठीक है। तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग ज्वाइंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। एनपीसीआई हो गया, इम्पोर्ट ज़ीरो पे काम हो गया, ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये था इंडिया और यूएस रिलेशन कि हम लोग उस टाइम से जो हम लोग का रिलेशन एकदम ख़त्म की कगार पे था, वहाँ से हम लोग आके अभी इतने सारे जॉइंट वेंचर, सारे टेक्नोलॉजी, डिफेंस, मिलिट्री सब एक दूसरे का साथ शेयर कर रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं। ओके। तो रिलेशन काफ़ी अच्छा है अभी।